अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये अभी तक आप में से किसी ने भी सबमिट नहीं किया है होमवर्क वाई? क्वेश्चंस आप लोगों को क्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे? नहीं मैम, सॉल्व तो कर लिए हैं मैंने। अच्छा ओके सो अच्छा ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वैसे तो ये आप लोगों को खुद सॉल्व करने थे, लेकिन अब तक मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट का काम देखा है जिसने मुझे सबमिट कराया था। हम थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करते हैं कि उन्होंने कितनी चीज़ें करेक्टली सॉल्व की हैं, कितनी उसमें मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको मजीद इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 30 ml ऑफ 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन। अच्छा अब आपके पास जब आप कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा उसके अंदर, स्पेशली इन द केस ऑफ बफर, कि कौन सा उसके अंदर एसिड है, कौन सा उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर रखता है और आपस में कोई इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेंजोइक एसिड आपका एसिड है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उसमें एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास एक एसिड और एक बेस को हम मिक्स करेंगे तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बेंजोइक एसिड इज मोनोप्रोटिक। ठीक है, मोनोप्रोटिक का मतलब क्या है कि वो एक एच आयन डोनेट करता है, और हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कितना ओ एच आयन डोनेट करती है, ओ एच सॉरी 1 ओ एच आयन डोनेट करती है ना। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड को मिक्स करेंगे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोडियम बेंजोइड। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसको आप यहाँ पे देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड जो है वो 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन के बाद आपके पास क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड को, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कितना कन्वर्ट हो जाएगा, आपने 15 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, इट मींस कि 15 ml ही सोडियम बेंजोइक एसिड जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। नाउ यू विल हैव 15 ml ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड 15 ml ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट। अच्छा अब क्योंकि हमें तो हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन में हमें मोलैरिटी में या नंबर ऑफ मोल्स में वैल्यूज इनपुट करनी होती हैं, तो हमें इस क्वेश्चन से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड में से हाफ बेंजोइक एसिड जो है वो कंज्यूम हो गया है। ठीक है, तो 0.1 का हाफ कितना होता है, 0.05 मोलर, राइट। तो अब आपके पास कॉन्जुगेट बेस की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई है, 0.05 मोलर, और आपका एसिड उसमें कितना रिमेनिंग है, 0.05 मोलर। अगर आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करते हैं आंसर आपका सेम आएगा, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट आंसर इज नॉट राइट, क्योंकि जब आप उसके अंदर उसको मिक्स कर रहे हैं, आपको वैसे भी पता है, मैंने पहले भी आपको जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि आप हमेशा बफर के अंदर या तो एसिड या वीक बेस होता है और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ कॉन्जुगेट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट इसका कॉन्जुगेट है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी तरह से बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट नहीं है, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट इट इन द हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, राइट। ये पॉइंट आपको समझ में आया है? मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ में नहीं आया ये मिक्सिंग वाला पॉइंट। एक मिनट मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट मैं अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। ओके
ओके, अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके, मैं आपसे ये कह रही थी कि जब भी आप कोई बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो बफर सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड या वीक बेस के साथ उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है? कॉन्जुगेट सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि वो कोई ना कोई आयन, कोई ना कोई पार्ट उसमें शेयर कर रहे होंगे, करेक्ट? अब जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं बिकॉज वन ऑफ देम इज एसिड एंड अदर वन इज बेस, ओके? और उनका जो रिएक्शन है वो किस रेशो से होता है? 1:1 के रेशो से। अब क्योंकि 1:1 के रेशो से इसका रिएक्शन होता है, यू हैव 15 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 30 ml ऑफ बेंजोइक एसिड। तो जो 30 ml ऑफ बेंजोइक एसिड है उसमें से 15 ml कंज्यूम हो जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, राइट? जितनी कंसंट्रेशन उसकी रिड्यूस होगी उतना ही सोडियम बेंजोएट प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? नो मैम। यस मैम। यस मैम, समझ आ रही है। ओके, सो जितना आपके पास बेंजोइक एसिड कंज्यूम हुआ है यानी कि 15 ml, उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई है। 0.1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे यू विल हैव 0.05 मोलर बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन लेफ्ट, और इतने ही आपके पास अमाउंट में सोडियम बेंजोएट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? अब आप सिंपली इसको हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन में प्लेस करेंगे और पीएच उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अब तो मैम सोडियम और बेंजोइक एसिड जब भी एक साथ होगा हम लोग ऐसे ही रेशियो के बाद निकालेंगे सिर्फ इसके लिए? एग्जैक्टली हम जब भी दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स करेंगे उसमें सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि वो आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहे, और अगर वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो उनका रेशो क्या होना है, ठीक है? अभी आगे भी हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे, उसमें HCl हमने ऐड किया था और उसमें भी अगेन आपके पास उसमें HCl हम ऐड करेंगे तो आप उस वहाँ पे भी देख सकते हो। सिंपली जब भी आप कोई भी बफर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहली चीज, अगर उसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बफर में हमारे पास एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? तो हमें ये देखना होगा कि वो अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता हो, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेंजोइक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बचेगा ही नहीं, तो आप हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन में उसकी मोलैरिटी नहीं रख सकते। क्लियर है? इज दैट क्लियर नाउ? मैम तो ये हमें कैसे पता चलेगा जब ये भी कोई आपको एसिड और बेस लेगा? अच्छा देखें, वैसे तो हमें जैसे अब जैसे जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें मैंने आपको ये बात बताई कि क्योंकि एसिड है एक और एक बेस है, दोनों का आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। क्वेश्चन में आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, बेंजोइक एसिड इज मोनोप्रोटिक, ये इसी वजह से दी हुई है कि आपको पता चले कि उनका रेशो आपस में क्या है, ठीक है? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में से ठीक है गिवन मैम। होगी जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर हम पी के ए भी हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर प्लेस करने के लिए। पी के का फॉर्मूला हम लास्ट उसमें बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। ये पी के इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ के ए, तो आप इसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे विच इज 4.19, तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। Okay, moving on to next question. How many grams of dry ammonium chloride needed to be added to 2.4 liter of a 0.8 molar solution of ammonia to prepare a buffer solution that has a pH of 8.9? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास अमोनिया है और अमोनियम क्लोराइड है। इट मीन्स कि जो आपके पास बेस है उसी का कॉन्जुगेट सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है। इट मीन्स वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा,
अब यहाँ पे आपको इक्वेशन में के बी की वैल्यू गिवन है। के बी की वैल्यू जब भी आपको गिवन होगी तो उससे आप पहले के ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है जिसने मुझे सबमिट कराया था। पी के ए जब आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो आपको पहले उससे पी के बी कैलकुलेट करनी होती है। हम क्वेश्चन में आपको के बी की वैल्यू गिवन थी ना, यहाँ पे आपको के बी की वैल्यू गिवन है, तो पी के बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप पहले उसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे, और उसका नेगेटिव लॉग आपके पास आएगा, एक मिनट, कैलकुलेटेड log of 1.77, ठीक है। 4.75 आपके पास पी के बी की वैल्यू आएगी, तो फिर आप उसको 14 में से जब माइनस करेंगे तो आपके पास पी के ए की वैल्यू आएगी 9.25, ठीक है। यहाँ पे इसको आप देख लें। मैम एक्सक्यूज मी जी, मैम केबी से पीके की वैल्यू कैसे निकली? ये आपके पास के बी की माइनस वैल्यू लो गिवन है। कंसिडरेशन। सॉरी, यस मैम। अच्छा, ये आपके पास के बी की वैल्यू है, राइट। के बी की वैल्यू से आप पी के बी की जी। वैल्यू निकालेंगे। पी के बी का फॉर्मूला इज जस्ट लाइक द पी के ए फॉर्मूला, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, ठीक है। ओके। नेगेटिव लॉग ऑफ के बी जब आप निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू 4.75, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 14, ठीक है। समझ में आ गया? के बी की वैल्यू से आप पी के ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस मैम। ओके, अब आपके पास पी के ए की वैल्यू आ गई है। नाउ द मैम रेस्ट ऑफ, जी बोलिए। मैम मैंने वो ए मल्टीप्लाई के बी करके वैल्यू निकाली है। एक्सपोनेंट -14 इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई के बी, उससे के ए की वैल्यू निकाली, फिर पी के ए को माइनस लॉग के ए कर दिया। अच्छा, आप मुझे इसका इमेज मुझसे शेयर कर लेना, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था ना, उसमें मैंने मैम आपको आंसर यही आ रहा है मेरा भी। अच्छा, आंसर यही सेम आ रहा है, ठीक है। इसमें ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने पी के ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी इसी तरीके से, कि हमें गिवन जो वैल्यू थी, अच्छा इसमें हमें डायरेक्टली पी के बी की वैल्यू ही गिवन थी, तो इस वजह से हमने उसको डायरेक्टली 14 में से माइनस कर दिए थे। बट अगर हमें पी के बी की वैल्यू के बजाय जस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो हमें पहले पी के बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जिस तरह से यहाँ पे पी के ए का फॉर्मूला है ना, माइनस लॉग ऑफ के ए, इसी तरह से पी के बी का भी यही फॉर्मूला होगा, माइनस लॉग ऑफ के बी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है मैम। यस। ओके। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व, आप इस बाकी का सोल्यूशन इसके अंदर काफी सिंपल है। आप के पास एसिड की मोलैरिटी आपको गिवन है, और आप उससे सॉरी बेस की मोलैरिटी आपको गिवन है, तो आप उससे सॉल्ट की मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स आपके पास आ गया। अब मोलैरिटी आपको पता चल गई, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ग्राम्स। तो मोलैरिटी को आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स के अंदर। 1.782 मोलर आपके पास मोलैरिटी है, 2.4 लीटर्स का वॉल्यूम है, 53.5 मॉलिक्यूलर वेट है अमोनियम क्लोराइड का। तो उससे आप मास की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है यहाँ तक? ओके, जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A buffer with a pH of 4.3 contains 0.33 molar of sodium benzoate and 0.26 molar of benzoic acid. What is the concentration of H ion in the solution after the addition of 0.058 mole of HCl to a final volume of 1.6 liter? अच्छा, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि HCl जब भी इस सॉल्यूशन में ऐड होगा,
तो वो सिर्फ एसिड की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाएगा, HCl रिएक्ट्स विद सोडियम बेंजोएट। HCl का रिएक्शन होता है सोडियम बेंजोएट के साथ और HCl बेंजोएट को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो जब क्लोरीन डिसोसिएट होगा अपने क्लोराइड आयन में और सोडियम बेंजोएट अवेलेबल होगा, तो वो सोडियम बेंजोएट में से बेंजोएट को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, जब आप HCl इसके अंदर ऐड करेंगे तो HCl कन्वर्ट सोडियम बेंजोएट इन बेंजोइक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, राइट। अब HCl आपने कितना ऐड किया है, 0.058 मोलर। अगेन HCl और सोडियम बेंजोएट 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं, तो जितना HCl उसके अंदर प्रेजेंट होगा उतना ही सोडियम बेंजोएट उसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। 0.33 मोलर आपके पास सोडियम बेंजोएट की नंबर ऑफ मोल्स थे, तो जब आप उसको 0.058 उसमें से माइनस कर देंगे तो अब आपके पास कितना सोडियम बेंजोएट बचा है, 0.272, ठीक है। और जितना सोडियम बेंजोएट कम हुआ है उतना ही आपका बेंजोइक एसिड इंक्रीज हो गया है, तो आप इसी सेम अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास सॉल्यूशन में HCl completely कंज्यूम हो चुका है। व्हाट डू यू हैव इन द सॉल्यूशन, जस्ट द सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है। जब आप इसको हेंडरसन एसेलबैक इक्वेशन में प्लेस करेंगे, आपके पास बेस की वैल्यू ऊपर आ जाएगी सोडियम बेंजोएट की और बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। उससे आप पीएच कैलकुलेट करेंगे, पीएच की कैलकुलेशन करने के बाद आप उससे एच आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे विच विल बी इक्वल टू द एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव पीएच, ठीक है। क्लियर है ये? Yes, ma'am. मैम ओनली Yes, ma'am. HCl के साथ मैम ऐसा होता है? हाँ जी, पूछिए। मैम ओनली HCl के साथ ऐसे होगा रिएक्शन, जब भी HCl हमारे सॉल्यूशन में अच्छा होगा? देखिए, मैं आपको अगर एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स दूंगी तो मैं आपको उसमें स्पेसिफाई करूंगी। मैम आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, मे बी मैम की आवाज क्लियर है, वैसे अब ठीक है? नेट का इशू हो रहा है। Yes, ma'am. ठीक है. ओके, अच्छा देखें, मैं कोशिश ये करूंगी कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस हों तो मैं आपको उसमें एटलीस्ट इक्वेशन दे दूं तो आपको उसमें पता चल जाए कि ये इसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बट नॉर्मली बीइंग अ फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल बफर का स्पेसिफिकली सॉल्व करें तो उससे पहले आप इस चीज़ को असर्टेन करेंगे। ये तो चले आपके पास एक थ्योरेटिकल हम चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं ना, इन रियल सिचुएशन जब आप काम कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। व्हेनेवर यू आर मिक्सिंग टू केमिकल्स यू हैव टू सी कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं या आपस में वो इनर्ट है, ठीक है। फॉर नाउ मैं आपको न्यूमेरिकल में ये चीज़ स्पेसिफाई कर दूंगी, ठीक है। अब ठीक है? ओके मैम। ओके, अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much sodium formate do you need to add to 400 molar of formic acid for a pH of 3.5? This is pretty simple. कि आपको pH given है कि आपको इतने pH का बफर बनाना है, आपको अपने weak acid का Ka given है, उसको आप सिंपली हेंडरसन एसेलबैक इक्वेशन में प्लेस करेंगे, आपको उसकी मोलैरिटी पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी गिवन है एसिड की। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेस की मोलैरिटी आएगी सॉल्ट की, उससे आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख के उसको सॉल्व कर लेंगे और मास एंड ग्राम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 3.5 इसकी पीएच है जो आपको बनाना है। pKa की वैल्यू आप इस वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka विच विल बी इक्वल टू 3.75, और बेस आपको अभी नहीं मालूम कि आपने कितना ऐड करना है, और एसिड आपके पास कितना है, 1 मोलर, ठीक है। अब आपके पास इसकी मोलैरिटी आ गई है कि आपको कितना सोडियम फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, 0.56 मोलर,
इसको आप प्लेस करेंगे मोलैरिटी और मोलर मास के फॉर्मूला में और आपके पास अमाउंट आ जाएगा सोडियम फॉर्मेट का विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस बफर। ठीक है, ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था। The next one is aspirin has a pKa of 3.4. What is the ratio of A to HA in blood and stomach? ठीक है, दोनों जगह कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम जब किसी ड्रग की पीके की बात करते हैं, व्हाई दैट पीके इज इम्पोर्टेंट। जब आप इसके आपके पास आंसर आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ब्लड में कितना एस्पिरिन अवेलेबल होता है और स्टमक में कितना एस्पिरिन अवेलेबल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम आई थी किसी को? नो मैम, ये इजी था। ठीक है, इसको फिर हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते। ये वाला भी आई थिंक काफी इजी है, लास्ट वन। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो मैम, बस आंसर एक दफा कंफर्म कर दें। ओके, इसमें आपको बफर सॉल्यूशन बनाना है ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट है इसके अंदर। पीएच आपको गिवन है, 33 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट नीड टू बी एडेड। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपको ग्राम्स कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन आपसे मिलीमोल्स ही पूछे गए। ठीक है, 33 मिलीमोल्स इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मैम। मैम जो 4 में हमने मोलरिटी निकालने के बाद जो ग्राम्स निकाले हैं वो बताएं जरा एक दफ़ा फिर से। मैम अगर इसमें मिलीमोल्स के अलावा चेंज होती, यूनिट चेंज होता तो? अगर इन्होंने डिफरेंट यूनिट आपसे पूछा होता ना तो आप मोल्स को कन्वर्ट करते ग्राम्स में, जिस तरह से प्रीवियस फॉर्मूला में आप करते हैं ना, मोलैरिटी और वॉल्यूम इन सब चीजों को कंसिडर करके और मोलर मास, इसके अकॉर्डिंगली आप ग्राम्स कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ग्राम्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं अगर आपसे क्वेश्चन में ग्राम्स पूछे गए होते। बट फॉर नाउ आपसे क्वेश्चन में क्योंकि मिली मोल्स पूछे गए तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोल्स को मास इन ग्राम में चेंज करने का फॉर्मूला है ना, उसको सिंपली मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है मुबशर ने कि इज दिस करेक्ट दैट द एसिड वैल्यू when calculated comes near to 7 and base value comes after 7 and the overall value does not exceed 14। अच्छा, जो pH की वैल्यूज हैं वो एसिड्स की लेस देन 7 होती हैं, बेसिस की मोर देन 7 होती हैं। theoretically this should not exceed 14 but in actual practices ऐसा होता है कि वैल्यूज एक्सीड कर जाती हैं। that is because of the experimental variations। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं वी यूजली टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल थिंग्स, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना चीजों को, तो हम उसमें थ्योरी को ही कंसिडर करते हैं। सो थ्योरेटिकली इट शुड नॉट एक्सीड 14। ओके, क्वेश्चन थर्ड रिपीट करने का कह रहे हैं अली। क्वेश्चन 3 अच्छा, इसमें आपके पास एक बफर है ऑलरेडी 0.33 मोलर इसमें सोडियम बेंजोएट प्रेजेंट है और 0.26 मोलर बेंजोइक एसिड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑलरेडी हैव अ बफर। बफर का काम क्या होता है कि वो पीएच चेंजेस को रेजिस्ट करता है। अब जब आप उसके अंदर HCl ऐड करेंगे तो वो पीएच चेंजेस को किस तरह से रेजिस्ट करेगा, वो उसके साथ रिएक्ट करके रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अब HCl और सोडियम बेंजोएट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता है और बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन में आप सबसे पहले पीके कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन में कैलकुलेट करनी है और यूज करनी है, तो आप सबसे पहले पीके फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि अब उसके अंदर कितना एसिड और कितना बेस प्रेजेंट है। HCl
1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, सो जितना HCl आप ऐड करेंगे उतना ही बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और उतनी ही सोडियम बेंजोएट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, उसमें आपने सोडियम बेंजोएट में से उसको माइनस कर दिया, सोडियम बेंजोएट के मोल्स कम हो गए और बेंजोइक एसिड के मोल्स बढ़ गए। अब आप न्यू pH फाइंड आउट करेंगे प्लेसिंग इन द सेम हेंडरसन-हेसेलबैक इक्वेशन और आपके पास ये pH आ गई। pH आने के बाद आपको, क्योंकि क्वेश्चन में HIN कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है, तो फाइनल HIN कंसंट्रेशन के लिए आप एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव pH लेंगे which is equal to 7.745 into 10⁻⁵ अब क्लियर है? अली आपको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, क्वेश्चन 4। ये प्रॉब्लम 4 काफी सिंपल है। आपके पास फॉर्मिक एसिड है विच इज अ वीक बेस, उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट सोडियम फॉर्मेट आपको गिवन है। आपको कितनी pH का बफर बनाना है? 3.5। pKa आप इस वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka विच इज इक्वल टू 3.75। सोडियम फॉर्मेट की मोलैरिटी आपको नहीं मालूम, फॉर्मिक एसिड की मोलैरिटी है आपके पास 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन सोडियम फॉर्मेट की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई 0.56 मोलर। अब आपको क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हाउ मच सोडियम फॉर्मेट पूछा है, तो इट मींस कि आपको अमाउंट बताना है। अमाउंट के लिए आप ग्राम्स कैलकुलेट करेंगे। 0.56 is the molarity, 0.4 लीटर is the volume of solution, 68 जो है वो मोलर मास है सोडियम फॉर्मेट का। इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास सोडियम फॉर्मेट का मास इन ग्राम आ जाएगा विच इज इक्वल टू 15.2 ग्राम। अक्सर क्लियर है अब आपको? यस मैम। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम क्वेश्चंस बफर में सिर्फ 2 टाइप्स के होंगे, या तो रिएक्शन हो रहा होगा या तो हमें सॉल्ट प्लस उसकी कॉन्जुगेट बेस गिवन होगी। बफर में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, वो इस तरह से पूछ सकते हैं, या तो मैं आपको pH दे सकती हूँ कि ये pH का बफर आपने बनाना है तो कितना अमाउंट में आप बेस लेंगे, कितने अमाउंट में आप उसका सॉल्ट लेंगे। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अगर ऑलरेडी एक बफर आपके पास है, उसमें आपने एसिड या बेस ऐड किया, तो अब उसकी pH कितनी चेंज हो रही है, उसमें फिर रिएक्शन वाला पोर्शन आएगा। क्योंकि जब भी आप कोई एसिड या बेस उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो बफर जो है वो pH चेंजेस को रेजिस्ट करने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब भी आपके पास किसी भी बफर में अदर देन द वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट कोई कंपाउंड ऐड हो रहा है ना, तो उसमें आमतौर पे रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? या फिर मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि जैसे वो बहुत सिंपल तरह के जो हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे, बफर कैपेसिटी पूछ सकती हूँ मैं आपसे विच इज +1 एंड -1 ऑफ pK। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स हमने प्रैक्टिस में या क्लास में डिस्कस किए हैं लेक्चर में, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे। उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ओके मैम। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम कल के लेक्चर में से आपने प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स एक्सप्लेन किया था, उसमें सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स आ रहा था, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? अच्छा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए मैं अलग से सेशन रखूंगी क्योंकि हमें उसके अंदर मजीद कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी है। बट फॉर नाउ सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स का मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हम हमारा एसिड वाटर में या अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है ना, डिसोसिएट होता है, तो एचाइन जो है वो अवेलेबल फॉर रिएक्शन होता है। तो वो जो एचाइन डिसोसिएटेड फॉर्म में है ना, उसको आप सॉल्वेटेड प्रोटॉन कहते हैं। ओके मैम, ठीक है, क्लियर? एक्सक्यूज मी राबिया, यहाँ पे कुछ ऐड कर सकती हूँ मैं? जी जी, श्योर मैम।
अच्छा, मैं समझी आपने इसमें ज्वाइन नहीं अभी किया, आई एम सो सॉरी। नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया, मैं दूसरी इसमें थी मीटिंग में। अच्छा ठीक ठीक, ओके जी अच्छा, मैम, बस श्योर। जैसे ही मैं फारिग हूँ तो अच्छा। मैंने चूंकि पूरा तो लेक्चर नहीं सुना, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि बफर बनाने के लिए अगर आपको पीएच दिया हुआ है कि गिवन पीएच का बफर आपने बनाना है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द एसिड एंड बेस योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द गिवन पीएच। जी ठीक है, ये पॉइंट बहुत क्लियरली बताने की जरूरत है, मैम, इसलिए मैंने कि जब आप लेक्चर में बफर बनाने डिस्कस के किया लिए था पीके के हाँ हवाले हाँ से। हाँ, तो वो जिसका पीएच इज इक्वल टू पीके होगा ना, तो जी सॉरी मैंने चूंकि सुना है ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जी यहाँ जी पे ये चीज जी जी एम्फसाइज मैम, हो जाए, आप ऐड करो। ताकि ये और ये प्रॉब्लम इस पर बेस करके भी इनको प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। ठीक, क्योंकि बफर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी आप काम करते हैं रिसर्च में, इंडस्ट्री में, तो बफर बहुत बनाना पड़ता है। तो इसलिए इनको पूरी कमांड इसको होनी चाहिए कि इधर पीएच इज गिवन और द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड और बेस इज गिवन। In every situation, you will be able to prepare the buffer and to maintain the pH of the buffer. कि कितने लेवल तक ये बफर कैपेसिटी की जो बात हो रही थी कि कितना वो अपना पीएच मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है स्टूडेंट को अच्छी तरह याद करना है। जी मैम, ठीक है, मैंने ओके, इनको ये थैंक यू। बफर कैपेसिटी और इफेक्टिव बफर हाँ हाँ, रेंज इनसे लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में। सही, ठीक ठीक है मैम। ठीक है, राइट, गुड, ओके। मैम, आप और कुछ ऐड चलो करेंगे? प्रोसीड कर लें आगे। नहीं, अभी इस लेवल पे तो मुझे ये था कि मैं यहाँ पे ये पॉइंट बता दूं खास तौर पे, ठीक है क्योंकि ये स्किप हो जाता है बच्चों से ना, ठीक है, स्टूडेंट ओके स्किप कर मैम। देते हैं इस पॉइंट को, तो वो जरूरी है कि ये चीज को करें और उस पर न्यूमेरिकल भी करें, जी उसे मैम, बेस करते हुए। ओके ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस ओके। क्लास? मैम ये इफेक्टिव बफर रेंज थोड़ा सा बता दें, ये जो लिखा हुआ है, द इफेक्टिव बफर रेंज इज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 pH यूनिट्स विद पीके एज मिड पॉइंट। इसमें मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व भी करके दिखाई थी कि अगर आपको इफेक्टिव बफर रेंज के बारे में आपको ऑलरेडी आपके पास एसिटिक एसिड गिवन है which has a Ka of 1.75, आप इसकी pKa फाइंड आउट करेंगे which is 4.75। अब इफेक्टिव बफर रेंज यानी कि इस एसिटिक एसिड से आप कितनी रेंज का बफर बना सकते हैं? 3.75 टू 5.75। जो भी आपकी pKa की वैल्यू आएगी ना, उसमें से 1 माइनस और 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 2 मैग्नीट्यूड pH आपके पास आ जाएगी। तो 3.75 टू 5.75, जिसमें 4.75 उसका मिड पॉइंट है। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर आपको ये फाइंड आउट करना हो कि वो कितनी पीएच का बफर जो है उससे बन सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसकी pKa की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आपको उसकी इफेक्टिव बफर रेंज पता चलेगी। ठीक है, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कैन यू हियर मी? यस मैम, क्लियर है। ओके, ओके। इफेक्टिव बफर रेंज के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जब भी आपको कोई कंपाउंड गिवन है जिससे आपको बफर बनाना है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि उससे कितनी पीएच का बफर बन सकता है? फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द pKa ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, pKa अगेन नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, उससे आपको pKa पता चल गई। pKa की वैल्यू से 1 लेस और 1 ऐड करके जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इफेक्टिव बफर रेंज पता चल जाएगी। इट मींस कि एसिटिक एसिड से आप 3.75 से लेकर 5.75 पीएच के बफर्स इजीली बना सकते हैं। इससे बाहर रेंज के बफर्स उस एसिटिक एसिड से बनाना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको कोई और कंपाउंड विद अ डिफरेंट पीके वैल्यू चूज करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया मुबशर आपको? यस मैम। Okay. So this will be all for today's session. और नॉन एक्विस स्टैटियोमेट्री के लिए मैं एक और सेशन आपको अनाउंस कर दूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। तो हम उसमें नॉन एक्विस के जितने भी क्यूरीज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।